इंसान जब हैवान बनता है तो वो दूसरों को जिस्मानी चोट पहुंचाता है, लेकिन जब वो अपनी ही हैवानियत की आखिरी हदें पार कर जाता है तो उसकी अपनी रूह मर जाती है। और जब रूह मर जाए तो एक जिंदा इंसान भी सिर्फ ठंडा गोश्त का एक बेजान लोथड़ा बनकर रह जाता है। 1947 के विभाजन की आग सिर्फ शहरों, गलियों और घरों में नहीं लगी थी, वो आग इंसान की संवेदनाओं में लगी थी। उस दौर के खौफनाक मंजर को दुनिया से छुपाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन शहादत हसन मंटो, जिन्होंने हमेशा समाज के लिए सबसे कड़वे सच को बिना किसी नकाब के देखा, उन्होंने इस कहानी को लिखने का दुस्साहस किया। एक ऐसी कहानी जिसके प्रकाशित होते ही भूचाल आ गया। मंटो पर अदालत में अश्लीलता के मुकदमे चले, लेकिन मंटो ने अपने कलम की धार को कभी कुंद नहीं होने दिया। आज मैं मंटो साहब की इसी झकझोर देने वाली अमर कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ठंडा गोश्त। ये कहानी है ईशर सिंह और उसकी प्रेमिका कुलवंत कौर की। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानियत के उस गहरे और अंधेरे कोने में ले जाती है, जहाँ पहुंचकर खौफ भी कांपने लगता है। तो दिल थाम कर सुनिए शहादत हसन मंटो की कालजिए कहानी, ठंडा गोश्त। ईशर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर की बाहरी बस्तियां एक अजीब प्रभावपूर्ण खामोशी में गर्क थी। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो संभवतः अपने अस्त व्यस्त ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद क्षण इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग के नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले, कूल्हे थुलथुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपर के होंठ पर बालों का सुमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सिर न्योढ़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े कांप रहे थे, मगर उसके डील डॉल और नाक नक्शे से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए बहुत उचित मर्द है। चंद और क्षण जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इतना भर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी ओर जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भिन्ना गई, ये भी कोई मैया जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के जाने पहचाने चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, उसकी आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी सिमटकर अपने ऊपर के होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ियां दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसे करते हुए बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और अचानक दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे?
ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। वो अपने बाप का बीज ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने ये तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी चुंबन ले रहे थे, मेरी भप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ? उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया। ईशर सिंह, कसम वाहेगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शक और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपर का होंठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। कुलवंत कौर को अपने हिष्ट पुष्ट बाजुओं में समेटकर उसने पूरी शक्ति के साथ उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। यानी मैं वही हूँ, घुट घुट पा झप्पियां, तेरे निकले हड्डा दी कर्मी। कुलवंत कौर ने कोई हस्तक्षेप ना किया, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था? बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुने में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को कमावेग भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपर के होठों पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईशर सिंह ने उसके उभरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तरफ कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का ऊपर का होंठ अपनी दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुप चाल। कुलवंत कौर का ऊपर का होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरे हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सिंह। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और यह कहकर उसने और अधिक जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लोओं को काटा, उभरे हुए सीने को भभोड़ा, भरे हुए कूल्हे पर आवाज पैदा करने वाले चाटे मारे, गाल के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में गर्मी पैदा ना कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सिंह, काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब तक सब कुछ मुंह के कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के प्रतीक्षारत अंगों से सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग के नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सिंह,
वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईसर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा, उसका कोई जवाब ना दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चड्डो? कौन है वो अली फती? कौन है वो चोर पत्ता? ईसर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हे पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईसरसियां, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईसर सिंह ने बड़े दुख के साथ स्वीकार में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। उसने लपक कर कोने में से कृपान उठाई, मियान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईसर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर के इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने जंगली बिल्लियों की तरह ईसर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईसर सिंह ने थोड़ी देर के बाद अशक्ति भरी प्रार्थना की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। उसकी आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईसर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते हुए होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाह से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का डाह फिर भड़का, मगर वो कौन है, तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। और मैं भैणिए 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईसर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वो है कौन? ईसर सिंह के गले में आवाज रूंध गई। बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की प्रतीक्षा में थी। ईसरसियां, तू मतलब की बात कर। ईसर सिंह की मुस्कुराहट उसकी भरी हुई मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूँ। गला चिरा है माइया मेरा, धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। अब जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पानी के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईसर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और करहाने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ ध्यान न दिया और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईसर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धाबा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से, जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईसर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईसरसियां, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। कहते कहते ईसर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईसर सिंह के हलक से बमुश्किल ये शब्द निकले,
मैंने मैंने पत्ता फेंका, लेकिन लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा। फिर क्या हुआ? ईसर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जाने, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईसर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। तो ये थी शहादत हसन मंटो की कहानी ठंडा गोश्त। दोस्तों, मंटो की कहानियां कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे हमारी आत्माओं को झकझोरती है और हमसे एक सवाल पूछती है। ईसर सिंह का अंत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब नफरत की आग में इंसानियत जलकर खाक हो जाती है, तो पीछे सिर्फ एक जिस्म बचता है, जिसमें ना कोई एहसास होता है, ना कोई तड़प। आपको मंटो साहब की ये कहानी कैसी लगी? ईसर सिंह के इस मनोवैज्ञानिक अंत पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये पाठ पसंद आया हो, तो इस ऑडियो बुक को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो उम्दा साहित्य और मंटो की लेखनी को पसंद करते हैं। ऐसे ही कालजीय कहानियों और ऑडियो बुक से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और महान रचनाकार की अमर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।